तो आज की कक्षा आठवीं आठवीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वो आप देख ही रहे हैं बच्चों। वह है गणित। गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 17, सर्कल, क्वाड एंड आर्क, अर्थात प्रकरण 17वां, वृत्त, जीवा एवं चाप, अर्थात वृत्त से संबंधित कुछ बातें जिसमें जीवा एवं चाप से संबंधित कुछ गुणधर्म, कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, एमसीजीएम के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले वृत्त से संबंधित कुछ बातें जो हम जानते हैं पिछली कक्षाओं में जिसे हमने जाना है, उसी जानकारी को लेकर हम इस कक्षा में अपने घटक को आगे बढ़ाएंगे। तो वृत्त के बारे में आप क्या जानते हैं कि कोई प्रतल में स्थित कोई भी एक बिंदु और उस बिंदु को केंद्र कहते हैं, और केंद्र से स्थित किसी एक दूरी पर, किसी समान दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु हैं, जैसे यहाँ पर O से OA दूरी पर एक बिंदु A है, वैसे ही OA दूरी पर केंद्र O से उसके चारों ओर बहुत सारे असंख्य बिंदु हो सकते हैं। तो इसे हम इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और जो असंख्य बिंदु हैं उनके समूह से बनने वाली आकृति जो आप देख रहे हैं यहाँ डॉट लाइन में और फिर ये रेड लाइन में, इस आकृति को वृत्त, सर्कल कहते हैं। तो ये वृत्त है, आपने इसे जाना है। तो वृत्त में एक केंद्र बिंदु होता है जो उसके ठीक मध्य में होता है, और वो अकेला होता है, इकला होता है। तो वृत्त का केवल एक केंद्र बिंदु होता है। यहाँ पर हमने नाम O दे दिया है, और जिस दूरी पर वे वृत्त के सारे बिंदु हैं उसे त्रिज्या कहते हैं, उस दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और इस तरह से अनेक त्रिज्याएं होती है। हर बिंदु से, वृत्त पर स्थित हर बिंदु और केंद्र को जोड़ने वाला जो भी रेखाखंड है वो त्रिज्या ही कहलाती है। तो OA एक त्रिज्या है। उसी प्रकार वृत्त पर स्थित कोई अन्य बिंदु, मान लीजिए B है, तो OB भी एक त्रिज्या ही है। उसी प्रकार हम देखेंगे ऐसे असंख्य बिंदु हैं तो असंख्य त्रिज्याएं हो सकती हैं। तो मान लीजिए एक बिंदु P है तो OP भी क्या है, त्रिज्या ही है। उसी प्रकार कोई एक बिंदु मान लीजिए Q है तो OQ जो ये रेख है वह भी क्या है, एक त्रिज्या ही है। तो यहाँ पर हम चार बिंदु देख रहे हैं A, B, P, Q। तो O से OA, OB, OP, OQ ये सभी जो हैं त्रिज्याएं हैं, रेडियस ही हैं। तो त्रिज्या को आपने जाना है। पिछली कक्षाओं में 7वीं तक हमने त्रिज्या के बारे में जाना है, जीवा के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, चाप क्या होती हैं ये भी जाना है। तो उसी को हम रिवाइज करेंगे और फिर घटक को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने जाना कि वृत्त के ऊपर असंख्य बिंदु हैं, इसलिए असंख्य अनेक त्रिज्याएं होती हैं किसी भी वृत्त की। तो वृत्त से संबंधित बातों में O केंद्र वाला यह वृत्त। अब वृत्त पर असंख्य बिंदु हैं तो उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, किसको, वृत्त पर जो दो बिंदु हैं, कोई भी दो बिंदु को मिलाने पर कुछ इस तरह से रेख या रेखाखंड बनेंगे। मान लीजिए एक बिंदु R, एक बिंदु S, उनको मिलाने वाला रेखाखंड RS। उसी प्रकार T और U ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड TU। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं और उनको जोड़ने वाले ये सभी रेखाखंड
छोटे बड़े लंबाइयाँ अलग अलग। तो टी डब्ल्यू ये सब जो रेखाखंड आप देख रहे हैं उनके अंत बिंदु वृत्त पर हैं। इन्हें कहते हैं वृत्त की जीवाएं, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। आप देख रहे हैं जीवाएं सब समान लंबाई की हो यह कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग लंबाइयों की हो सकती है। तो वृत्त की असंख्य अनेक जीवाएं होती हैं। वैसे हमने पहले देखा वृत्त की अनेक त्रिज्याएं होती हैं। फर्क इतना है, त्रिज्या जो है वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी या वह रेखाखंड है, और सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है। जीवाएं अलग अलग लंबाइयों की हो सकती हैं। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी उसे हम व्यास कहते हैं, और वो व्यास यानी वो सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, यह लाल रंग की जो रेखाखंड है वह भी जीवा ही है, क्योंकि यह वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है, लेकिन केंद्र से जा रहा है, एकदम बीचों बीच जा रहा है, तो सबसे बड़ी वाली है ये। तो इस जीवा को व्यास कहते हैं। तो व्यास भी एक जीवा ही है। फर्क इतना है कि यह केंद्र से होकर जाता है और इसकी लंबाई यानी सभी व्यास की लंबाई, एक वृत्त के सभी व्यास की लंबाई समान होती है। जब हम जीवा की बात करेंगे तो हर जीवा व्यास नहीं हो सकता, लेकिन हर व्यास जीवा होता है और हर व्यास समान लंबाई का होता है किसी एक वृत्त के लिए, और यह वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। और कितने व्यास हो सकते हैं? तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो कि केंद्र से होकर जाए वो व्यास है, और असंख्य बिंदु होने के कारण ऐसे असंख्य रेखाखंड या जीवा बनेंगे जो कि केंद्र से होकर जाएंगे, तो वह व्यास होंगे। तो कितने व्यास होंगे? असंख्य अनेक व्यास होते हैं किसी भी वृत्त के लिए। तो यहाँ रेख एम एन, रेख एल के, रेख वाई जेड, ये सभी क्या हैं? जीवाएं हैं, चूँकि केंद्र से होकर जा रही हैं, इसलिए ये सभी व्यास भी हैं। तो इन्हें हम व्यास कहते हैं। ये जो जीवा है ये सब व्यास हैं। असंख्य अनेक व्यास होते हैं, और वृत्त के सभी व्यास, किसी भी एक वृत्त के लिए सभी व्यास की लंबाई समान ही होती है। तो व्यास के बारे में जाना, त्रिज्या के बारे में जाना, जीवा के बारे में जाना हमने। अब देखते हैं यह एक वृत्त, उसका केंद्र O, और केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित, केंद्र से जो त्रिज्या बनी है बिंदु A को मिलाने वाला रेखाखंड OA, और उसी प्रकार OB, इन दो त्रिज्याओं के कारण केंद्र पर एक कोण बनता है। तो केंद्र पर बनने वाले इस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। तो केंद्र पर बनता है इसलिए इसका नाम केंद्रीय कोण है। यह एक केंद्रीय कोण है। उसी प्रकार यह एक दूसरी त्रिज्या या रेखाखंड है। उन दो रेखाखंडों या त्रिज्याओं के कारण केंद्र पर और एक कोण COD बना, यह भी केंद्रीय कोण ही है। तो कोण AOB, कोण COD, इसे हम केंद्रीय कोण कहते हैं, यानी केंद्र पर बना हुआ कोण। ठीक उसी प्रकार आप देख रहे हैं कोण AOD और कोण COA, यह भी एक प्रकार का केंद्रीय ही कोण है, क्योंकि सभी कोण केंद्र O पर बने हैं, उनका शीर्ष बिंदु केंद्र O है। तो केंद्रीय कोण कैसे आपने नाम लिखा, कैसे पहचाना, देखा आपने अभी। तो केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण का वृत्त के से क्या संबंध है? तो जैसा कि आप बच्चों जानते हैं, वृत्त का अगर छोटा छोटा टुकड़ा लें हम उसके परिधि का, तो वो चाप जैसा दिखाई देगा। जैसे कि ये एक टुकड़ा है
तो एक चाप है। वैसे दूसरा टुकड़ा ये भी चाप कहते हैं। तो वृत्त के छोटे बड़े कोई भी आकार के ये टुकड़े हैं, ये सब चाप कहलाते हैं। तो वृत्त अनेक चापों के जोड़ से योग से बनता है। तो वृत्त की जो परिधि है, बाहरी लंबाई, उसका जो टुकड़ा है वह सब वृत्त का चाप होता है। तो वृत्तचाप या वृत्त का चाप कहते हैं, सामान्य भाषा में चाप कहते हैं हम। तो जो चाप होता है वो वृत्त का ही एक भाग है। चाप पूरा घुमा देंगे तो वृत्त ही बन जाएगा। और वृत्त पर कुछ बिंदु लेते हैं और ध्यान से देखें तो ए और बी जो चाप है, बीच में एक बिंदु एक्स लिया तो नाम दे देंगे ए एक्स बी। ये जो चाप है आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार चाप सी डी के बीच में एक चाप वाई लेंगे तो चाप सी वाई डी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये चाप का माप कैसे पता चलेगा? तो चाप का जो माप होता है वह उसके संगत केंद्रीय कोण के बराबर होता है। वह क्या होता है? तो जैसे कि ये चाप ए बी ए एक्स बी है, ए और बी अंत बिंदु है, उसके द्वारा बना केंद्र पर जो कोण है ये, इसका जो भी माप होगा, यहाँ अगर 80 अंश है तो इस चाप का माप, मेजर चाप ए एक्स बी का माप भी केंद्रीय कोण के बराबर अर्थात कोण ए ओ बी के बराबर होगा। तो जो चाप का माप है वही उसके संगत कोण का, केंद्रीय कोण का होगा। तो यहाँ पर 80 है अगर केंद्रीय कोण का माप, तो उसके संगत यह जो चाप है इसका माप भी 80 अंश होगा। चाप ए एक्स बी उसके संगत केंद्रीय कोण के बराबर है। तो चाप सी वाई डी का माप क्या होगा बता सकते हैं? चाप सी वाई डी, तो चाप सी वाई डी ये है। इस चाप का माप क्या होगा? तो इस चाप के अंत बिंदु से केंद्र पर बना जो कोण होगा, केंद्रीय कोण, मान लीजिए यह कोण बना और इसका माप 45 अंश है, तो चाप सी वाई डी का माप भी 45 अंश ही होगा। तो चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए चाप के बारे में कुछ अन्य जानकारी। यह एक चाप आपको दिखाई दे रहा है, नाम लिख देते हैं चाप ए एक्स बी। और दूसरा एक चाप देखते हैं। तो अभी हमने देखा चाप का माप संगत केंद्रीय कोण के बराबर होता है। अब चाप ए एक्स बी का माप कितना होगा? मान लीजिए ये 80 है, हमने माना ये, तो चाप ए एक्स बी का माप भी 80 होगा। इस चाप का माप 80 होगा। तो दूसरा जो संगत चाप है, चाप ए वाई बी, इसका माप कितना होगा? और हम जान रहे हैं कि ए एक्स बी एक छोटा टुकड़ा है, ए वाई बी एक बड़ा टुकड़ा है, दोनों मिलाकर वृत्त बन रहा है। तो इसका मतलब ए वाई बी का माप वृत्त के माप में से ये छोटा टुकड़ा घटा देंगे। और वृत्त का माप कितना होता है? ये तो बड़ा टुकड़ा है। छोटा टुकड़े का माप 80 है, वृत्त का माप 360 होता है। तो ए वाई बी का माप 360 में से 80 निकाल देंगे, छोटा टुकड़ा निकाल देंगे, तो चाप ए वाई बी का माप 280 अंश हो गया। तो ए एक्स बी ए वाई बी मिलाकर 360 होगा। वृत्त बनाते हैं तो ऐसे चाप के कुछ विशेष नाम हैं, जैसे एक चाप ए एक्स बी, दूसरा चाप ए वाई बी, और एक चाप और दूसरा चाप दोनों मिलाकर पूरा वृत्त बनता है, 360 अंश बनता है। जैसे कि यहाँ पर 80 है, तो दूसरा जो चाप है वो 360 में से 80 हमने देखा घटाकर कितना आया? 280। और दोनों चापों का मापों का योग 360 हो रहा है, यानी वृत्त बन रहा है। तो हम कहेंगे ये दोनों चाप एक दूसरे के संगत चाप है। संगत चाप मतलब एक दूसरे के संगत चाप मतलब दोनों चापों को मिलाकर पूरा वृत्त
360 अंश का बनता है। अगली जानकारी देखते हैं। वृत्त, यहाँ पर आप चाप देख रहे हैं तो केंद्र पर एक सीधी रेखा यानी व्यास बन गई, यानी सरल रेखा, सरल कोण 180 अंश का कोण बना, यानी वृत्त जो है वो चाप जो है वो वृत्त का ठीक आधा है, तो अर्धवृत्त जैसा अर्धवृत्त बना है। तो व्यास के कारण जो चाप दिखाई दे रहा है यहाँ पर AXB और AYB, ये सब क्या है? अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, वृत्त का आधा। तो वृत्त, पूरा वृत्त का माप 360, तो आधे वृत्त का माप 180। तो ये 180 अंश है, सरल रेखा है, दूसरा भी 180 है, तो अर्धवृत्त का माप भी 180 अंश होता है। चाप AXB भी अर्धवृत्त है, चाप AYB भी अर्धवृत्त है, तो दोनों का माप 180 अंश होगा। तो चाप AY भी 180 अंश होगा और यही अर्धवृत्त का माप होता है। तो दो चाप के माप समान हैं, दोनों अर्धवृत्त हैं, तो माप समान ही होंगे। अब हम उन चापों को देखते हैं जिनका माप अर्धवृत्त से कम या अधिक हो, यानी 180 अंश से कम या अधिक। तो जिसका माप 180 अंश से ज़्यादा होगा वो दीर्घ चाप कहलाएगा, जिसका माप 180 अंश से कम होगा वो लघु चाप कहलाएगा। यहाँ पर निरीक्षण से पता चल रहा है कि चाप AXB जो है बड़ा है, यानी वह 260 अंश है अगर, तो वह 180 से ज़्यादा है तो दीर्घ चाप है। इसका मतलब AYB कितना हुआ? अगर AXB 260 है तो AYB 80 ही होगा, सॉरी 100 होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 360 होना है। AYB 100 है, मतलब 180 से कम है, और अगर 180 से कम है तो उसे हम कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं? लघु चाप। AYB यहाँ पर 100 अंश है तो लघु चाप है। तो दो चाप जिनको जोड़कर वृत्त बन गया वे एक दूसरे के संगत चाप हैं। तो दीर्घ चाप का संगत लघु चाप दोनों को मिलाने पर पूरा वृत्त बनता है। तो लघु चाप और उसका संगत दीर्घ चाप दोनों मिलाने पर एक वृत्त बन जाएंगे और माप होगा 360 अंश। उसी प्रकार दीर्घ चाप धन संगत लघु चाप वो भी 360 ही होंगे। तो कोई भी लघु चाप है तो उसका संगत दीर्घ चाप दोनों को जोड़ने पर 360 अंश होता है, पूरा वृत्त बनता है। अगला है प्रॉपर्टी। अब देखेंगे हम इस 8वीं कक्षा का जो घटक है वह है वृत्त की जीवा का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो जीवा तो हम जानते हैं, उसके कुछ विशेष गुणधर्म को हम देखेंगे। सबसे पहले जीवा देखते हैं क्या है। तो जीवा यह एक वृत्त, वृत्त का केंद्र O और उस पे दो बिंदु A B है, तो यह है रेख AB जो कि वृत्त की जीवा है। अब केंद्र से अगर जीवा पर हम लंब खींचे मतलब समकोण बनाए, तो उस जीवा का क्या होगा? तो हमने अगर O से जीवा पर लंब खींचा और नाम दिया OP, तो लंब खींचने पर जो बिंदु मिला P, उस P से जीवा AB में क्या परिवर्तन हो रहा है? तो रेख OP जो है जीवा AB पर लंब हमने खींचा, तो हमें क्या गुणधर्म मिलता है? हमें गुणधर्म मिलता है कि ये जो AP और PB दो टुकड़े बने, उनकी लंबाई समान है। देख रहे हैं फिर से, तो AP और PB ये दो टुकड़ा है, इनके माप को अगर चेक करें, सामने सामने रखें, तो दोनों की लंबाई समान दिखाई दे रही है। हम विभाजक द्वारा भी चेक करके देखते हैं। ये एक विभाजक है,
इसके द्वारा ए पी और पी बी की लंबाई मापते हैं। विभाजक रखा हमने ए पर और उसको माप के देखते हैं। यह पी हो गया, ए पी जितना यह चौड़ा हमने विभाजक खोल दिया। अब इसको घुमा कर देखते हैं क्या वह बी तक पहुंचता है। बिल्कुल। तो जितनी लंबाई ए पी की है उतना ही पी बी की है। तो विभाजक द्वारा भी हमने देख लिया कि जो लंब खींचा हमने ओ पी, जो बिंदु पी मिला वह पी ए बी का मध्य बिंदु है। तो रेख ए पी और रेख पी बी जो है वो बराबर हो गए। कब बराबर हुए? जब ओ से जीवा पर लंब खींचा हमने और वह पी बिंदु पर लंब है। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी जीवा पर केंद्र से लंब खींच दें तो जीवा जो है वो आधे आधे बट जाती है। तो हमें गुणधर्म मिला कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में बांटता है। यह गुणधर्म है, ध्यान रखेंगे इसे कि किसी भी जीवा पर केंद्र से अगर हम लंब डाल दें तो जो लंब बिंदु है वह बिंदु जीवा का मध्य बिंदु हो जाता है, यानी जीवा को दो समान भागों में बांट देता है। तो लंब क्या करता है? दो समान भागों में बांट देता है जीवा को। दूसरा गुणधर्म देखते हैं कि अगर केंद्र है ओ और एक जीवा है, हमने लंब नहीं डाला, चलिए हम देखते हैं कि जीवा का एक मध्य बिंदु लेते हैं। यहाँ पर जीवा ए बी है, उसका एक मध्य बिंदु बीच का बिंदु लेते हैं माप के, नाम दे दिया हमने पी। तो वो मध्य बिंदु है, पहले से हमने खींचा है, तो इसका मतलब ए पी और पी बी दोनों समान है, ये दोनों समान है। तो ए पी और पी बी बराबर है क्योंकि हमने खींचा ही है मध्य बिंदु को पी को। तो हमें ए पी और पी बी बराबर पता है पहले से। तो अब ओ से पी को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो क्या होगा? मान लीजिए ओ से पी को मिला दिया हमने लंब खींचा ऐसा कुछ नहीं, हमने सिर्फ ओ से उस मध्य बिंदु पी को मिला दिया। मिलाने के बाद अगर हम चेक करें तो क्या मिलता है? तो कोण को माप के देखते हैं, पी पर बना कोण, और ध्यान से देखते हैं तो यह जो रेखाखंड ओ पी था वह जीवा ए बी से समकोण बना दिया, 90 अंश बना दिया, 90 डिग्री। तो ओ पी जो है वो ए बी से 90 अंश का कोण बनाता है। यानी पी अगर मध्य बिंदु है तो जोड़ने वाला जो रेखाखंड है ओ पी वह ए बी से समकोण यानी 90 अंश बनाता है। तो हमें मिला मेजर एंगल ओ पी बी कितना? समकोण 90 अंश। तो यहाँ गुणधर्म क्या बनता है कि ओ पी जो है वो ए बी पर लंब हो जाता है। कब? जब पी जीवा ए बी का मध्य बिंदु हो और ओ केंद्र हो। तो गुणधर्म मिला कि वृत्त के केंद्र से तथा वृत्त में स्थित जीवा या वृत्त के मध्य बिंदु को, जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। तो मध्य बिंदु को जो रेखाखंड मिला वो जीवा पर लंब होता है। ये दूसरा गुणधर्म हमें मिला। पहले गुणधर्म का ठीक उल्टा, लंब है केंद्र से तो जीवा दो भागों में समान भागों में बढ़ जाती है, और जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दिया तो वो जीवा पर लंब हो जाता है। ये दो प्रमुख गुणधर्म मिले। इसी पर आधारित हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो हमने दो गुणधर्म पर चर्चा की अभी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में बांटता है। ठीक उसका उल्टा कि वृत्त के केंद्र से
जीवा कोई मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। ये दो गुणधर्म, विशेष गुणधर्म हमने देखा। अब हम इन्हीं दो गुणधर्मों पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं और उसे हल करते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा पी क्यू की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो यह एक वृत्त है, ओ केंद्र है, जीवा पी क्यू है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है और उसकी लंबाई है 7। आगे क्या है प्रश्न में, रेख ओ ए जो है वो जीवा पी क्यू पर लंब है, तो ओ से ए, तो एक बिंदु, एक लंब खींचते हैं, बिंदु का नाम ए, ये लंब है। अब ए पी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी जीवा के टुकड़े यानी आधा जो है वो ए पी, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ओ ए जो है पी क्यू पर लंब है, बराबर, यानी जीवा पर लंब है और जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो भागों में बांटता है, दो समान भागों में बांटता है, यानी ए जो है वो पी क्यू का मध्य बिंदु है। अब पी क्यू मध्य बिंदु है और पी क्यू 7 सेंटीमीटर है, तो पी ए क्या होगा, पी क्यू का आधा, यानी 1/2 गुणे लेंथ पी क्यू। तो पी क्यू का आधा कितना होगा, 1/2 गुणे पी क्यू 7 है, तो यह हो जाएगा 3.5, 2 से काट देंगे तो ए पी जो है वो जीवा पी क्यू का आधा हो गया। 7 का आधा 3.5 या 3.5, इकाई है सेंटीमीटर, क्योंकि पी क्यू 7 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ ए पी मिला 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने गुणधर्म का इस्तेमाल किया, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर और उसकी एक जीवा की केंद्र से जो दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले आकृति देखते हैं। वृत्त है, केंद्र ओ है, उसकी त्रिज्या, उसकी जीवा जिसमें त्रिज्या 10 है, 10 सेंटीमीटर, और जीवा का नाम ए बी, और वह केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो दूरी का मतलब लंब दूरी होता है, तो ओ पी लंब है इसका मतलब, और वो 6 सेंटीमीटर। तो ओ पी लंब है तो ए बी आधा आधा हो जाएगा, तो हमें पी भी ज्ञात करना है और फिर उसका दुगना जीवा होगा, बराबर। तो इस आकृति के अनुसार ओ पी जो है लंब दूरी है, बराबर, तो और ए बी जो है वो जीवा है। ओ पी लंब ए बी है तो निश्चित है कि पी मध्य बिंदु हुआ। अब ओ बी 10 दिया गया है क्योंकि यह त्रिज्या है, और ओ पी 6 दिया गया है, और जो त्रिभुज बना वो समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिए, ओ पी बी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल से हमें पी बी की लंबाई मिल जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग या दोनों लंब भुजाओं का वर्गों का योगफल बराबर कर्ण का वर्ग, इस तरह से कह सकते हैं हम। तो ओ पी का मान 6, पी बी का मान ज्ञात करना है, ओ बी का मान 10 उसका वर्ग। तो इस तरह से हमें समीकरण मिल गया। इसको हम क्या करेंगे, आप सरल करेंगे। तो पी बी का वर्ग निकालने के लिए 10 के वर्ग में से 6 का वर्ग घट जाएगा पक्षांतर द्वारा, तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और सरल करने पे 100 ऋण 36, 6 का वर्ग 36 आ गया 64, पी बी का वर्ग 64। तो पी बी का मान निकालना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो वर्गमूल लेने पर आया पी बी बराबर 64 का वर्गमूल, और यह हो जाएगा किसके बराबर, 8 के बराबर, 8 सेंटीमीटर। तो हमें पी बी मिला जीवा, पी बी
क्या है, जीवा का आधा है 8 सेंटीमीटर। तो ए बी जो जीवा है वो पी बी की दुगनी हो जाएगी। तो जीवा ए बी की लंबाई पी बी का दुगना, और वो हो जाएगा 2 गुणे 8, मतलब 16 सेंटीमीटर उसकी इकाई है। तो हमें पता चला जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न संग्रह 17.1 को देखते हैं, पेज नंबर 116 पर है। इन्हीं गुणधर्मों पर आधारित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, पी केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। रेख पी क्यू लंब जीवा ए बी, तो बी क्यू ज्ञात कीजिए। तो आकृति देखते हैं पहले, तब पता चलेगा हमें कि यह एक पी केंद्र वाला वृत्त है जिसमें जीवा की लंबाई ए बी 13 सेंटीमीटर है, और पी क्यू जो है वो इस जीवा पर लंब है। तो जानकारी अनुसार ए बी 13 है जीवा की लंबाई, और क्यू भी ज्ञात करना है, यानी जीवा का आधा। तो हमने उदाहरण में देखा कि अगर केंद्र से जीवा पर डाला गया जो ये लंब है वो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करेगा। इसलिए पी क्यू लंब जीवा ए बी है तो क्यू मध्य बिंदु होगा, और क्यू अगर मध्य बिंदु है तो ए क्यू और बी क्यू समान होंगे। अब ए बी 13 सेंटीमीटर है तो क्यू भी उसका आधा होगा, मतलब 1/2 गुणे ए बी 1/2 गुणे 13 बराबर हो गया 1/2 से भाग दिया 2 से तो आ गया 6.5। तो बी क्यू या क्यू बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गई। तो ये उदाहरण द्वारा भी देखा था हमने, और प्रश्न संग्रह का पहला प्रश्न भी ऐसा ही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें है प्रश्न क्रमांक 4। किसी वृत्त का केंद्र C है, त्रिज्या 10 है और जीवा की लंबाई 12 है। तो जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर होगी? तो पहले आकृति समझते हैं। केंद्र C जीवा है, नाम दे दिया हमने, माना जीवा ए बी है, और जीवा ए बी पर C से एक लंब यानी दूरी खींचा हमने, लंब दूरी वो है P, तो लंब खींचा CP। अब माप क्या क्या है? जीवा 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है CP, जीवा केंद्र से कितना दूरी पर होगा? CP दूरी पर होगा। तो हम चर्चा करेंगे सीधे। CP जो है वो लंब है किस पर? जीवा पर। तो वो जीवा को आधे आधे में बांट देगा, तो P मध्य बिंदु है, तो और AB 12 है, तो AP कितना होगा? 12 का आधा, हमें पता है ना, ये 12 का आधा 1/2 गुणे 12 बराबर 6। तो AP 6 मिल गया। तो अब जो त्रिभुज है निश्चित है, हम जानते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है क्योंकि CP लंब है। तो इस समकोण त्रिभुज में AP 6 मिला, हमने अभी निकाला। CP ज्ञात करना है, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो समकोण त्रिभुज APC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AP का वर्ग धन PC का वर्ग, मान रख देंगे। AC है 10, 10 का वर्ग, AP है 6, 6 का वर्ग धन PC का वर्ग। अब PC का वर्ग निकालना है, पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 10 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग, 6 का वर्ग को पक्षांतर करने से 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, ये हो गया PC का वर्ग। उस हिसाब से PC का वर्ग बराबर हुआ 100 में से 36 घटा दिया तो आ गया 64। तो PC बराबर 64 का वर्गमूल, और 64 का वर्गमूल 8। तो इस तरह से PC अर्थात जीवा के केंद्र से दूरी मिली हमें 8 सेंटीमीटर। हमने देखा ना, दो गुणधर्मों के आधार पर
दो प्रश्न अभी हमने देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को बढ़ाते हैं। देखेंगे वृत्त की जीवा के संगत चाप, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये क्या है समझने का प्रयास करेंगे पहले। तो वृत्त की जीवा और संगत चाप, मतलब इसमें जीवा है और चाप दोनों का संबंध दिखाई दे रहा है। यह एक ओ केंद्र वाला वृत्त, यह एक जीवा, नाम दे दिया ए बी। अब इस वृत्त पर हम अन्य दो बिंदु लेते हैं ताकि चाप का नाम लिखने में आसानी हो। एक चाप यह दिखाई दे रहा है जो जीवा के कारण जीवा से संगत है, चाप ए एक्स बी। तो इस जीवा ए बी का यह एक संगत चाप है। ठीक उसी प्रकार ए बी के दूसरी ओर भी एक बड़ा चाप बना है, वह भी ए बी का संगत चाप ही है, क्योंकि ए बी से के कारण वृत्त के दो चाप बने। तो जीवा ए बी द्वारा वृत्त के दो चाप दिखाई दे रहे हैं हमें। पहला चाप ए एक्स बी लाल रंग में दिख रहा है, दूसरा चाप ए वाई बी जो थोड़ा ग्रीन कलर में, येलो शेड में है। ये दोनों चाप जीवा ए बी के संगत चाप है। फर्क इतना है, एक लघु चाप दिखाई दे रहा है, एक दीर्घ चाप दिखाई दे रहा है। तो चाप ए एक्स बी जीवा ए बी का संगत लघु चाप है और चाप ए वाई बी जीवा ए बी का संगत दीर्घ चाप है। लघु चाप होगा तो संगत लघु चाप, दीर्घ चाप होगा तो संगत दीर्घ चाप होगा जीवा का ही। तो सर्वांगसम चाप क्या होता है? चाप सर्वांगसम कब होंगे? मान लीजिए ये वृत्त है, केंद्र है और कुछ चाप यहाँ पर बने हैं। वृत्त पर स्थित बिंदु, यह एक चाप ए एक्स बी, दूसरा एक चाप डी वाई सी या सी वाई डी। ये चाप सर्वांगसम कब होंगे? जब उनके माप समान होंगे। तो माप समान है कैसे पता चलेगा? तो जैसा कि हम जानते हैं चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर है। और अगर इस पर जो केंद्रीय कोण बना है ओ पर थीटा अंश है, कोण डी ओ सी और कोण ए ओ बी भी थीटा अंश है, तो दोनों केंद्रीय कोण अगर समान है तो उसके संगत चाप भी समान होंगे। तो जितना माप केंद्रीय कोण का उतना ही माप संगत चाप का। तो चाप सर्वांगसम या समान कब होंगे? जब उनके माप समान होंगे। यहाँ पर दोनों चाप थीटा ही थीटा है क्योंकि केंद्रीय कोण थीटा है। तो हम कहेंगे चाप ए एक्स बी और चाप ए वाई बी बराबर है, और जब चाप के माप बराबर हैं तो चाप सर्वांगसम होते हैं। तो जब जो चापों के माप समान हो किसी एक वृत्त में, यहाँ एक वृत्त की बात हो रही है, किसी एक वृत्त में चाप के माप समान है तो वे चाप सर्वांगसम होंगे। तो जब एक ही वृत्त अथवा अगर वृत्त अलग अलग है तो सर्वांगसम वृत्त हों तो उनके दो चापों के माप अगर समान हैं तो वे चाप सर्वांगसम होते हैं। तो माप समान सर्वांगसम हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, कोण के माप से, अब चूंकि एक ही वृत्त के सर्वांगसम चाप है, माप समान है, तो लंबाई भी समान ही होगी। तो सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं क्या हैं? बहुत सरल सी बात है, यह चाप ए एक्स बी, दूसरा चाप डी वाई सी, और अगर ये चाप सर्वांगसम है तो इन चाप के अंत बिंदु से जो जीवा बनेगी वह संगत जीवा हो गई। सिंपल सी बात। तो ए एक्स बी से संगत जीवा ए बी और डी वाई सी की संगत जीवा डी सी। चाप सर्वांगसम है
तो जीवा भी सर्वांगसम होगी। चेक कर लेते हैं, दोनों जीवा की लंबाई समान है। तो सर्वांगसम चापों के जो संगत जीवाएं हैं वह भी सर्वांगसम ही होती हैं। तो यहाँ पर हमें मिला कि वृत्त के सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती है। चाप सर्वांगसम है तो संगत जीवा भी सर्वांगसम होगी। अब वृत्त के सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। तो चाप सर्वांगसम है तो संगत जीवा सर्वांगसम, जीवा सर्वांगसम है तो संगत चाप जो है वो भी सर्वांगसम होंगे। आकृति को देखकर आप समझ गए होंगे। अब इन्हीं गुणधर्मों पर आधारित प्रश्न संग्रह 17.2 पेज नंबर 118 पर है। पहला प्रश्न है, सी केंद्र वाले वृत्त के व्यास रेख PQ और रेख RS समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या चाप PS और चाप SQ सर्वांगसम है? बताइए। और चाप PS के सर्वांगसम अन्य चापों के माप भी लिखिए। तो वृत्त को देखते हैं पहले। केंद्र C है, इसका प्रश्न में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि जो व्यास है PQ और RS वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये चाप व्यास PQ, व्यास RS, निश्चित है व्यास है केंद्र से होकर जाएगा तो C केंद्र है और ये समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो क्या चाप PS, यानी यहाँ जो चाप दिख रहा है PS और SQ ये सर्वांगसम है? तो व्यास PQ जो है वो व्यास RS पर लंब है, और यानी व्यास तो जीवा भी होती है, तो जीवा पर लंब है और केंद्र से होकर जा रहा है। तो निश्चित है जो C पर कोण है वो समकोण है, यानी केंद्रीय कोण जो दिखाई दे रहा है वो सब 90 डिग्री का है, 90 अंश का है। अब चूंकि केंद्रीय कोण 90 अंश का है तो उसके संगत चाप जो हैं सब 90 अंश के होंगे। तो चाप PS भी 90 का होगा, चाप SQ भी 90 का, चाप PQ भी 90 अंश का, और चौथा चाप PR भी 90 अंश का है। सभी चाप 90 अंश के हैं। इसका मतलब जो प्रश्न पूछा गया है, क्या चाप PS और चाप SQ सर्वांगसम है? बिल्कुल है। चाप PS चाप SQ का माप समान है, इसलिए वे चाप सर्वांगसम हैं। अब PS के अन्य सर्वांगसम चाप कौन से हैं? तो चारों चाप एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो PS के अलावा SQ एक है और उसके से बचे और दो चाप, यानी PS के सर्वांगसम PQ और PR भी जो हैं वो चाप PS के बराबर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि PS के सर्वांगसम चाप PS भी है, SP है, PQ भी है, PR भी है। इसमें एक चाप कौन सा छूट गया है आप पता करिए। SQ मैंने नहीं लिखा है, PS 2 बार है। तो ये चारों चाप, चार चाप का नाम है PS, SQ, PQ, PR, सब सर्वांगसम है क्योंकि संगत केंद्रीय कोण का माप समान है, सब समकोण है, 90 अंश का। अगला एक प्रश्न देखते हैं जिसे आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। कुछ हिंट मैं दे देता हूँ। आकृति में O केंद्र वाला वृत्त है, उसमें व्यास MN है और कुछ माप दिए गए हैं। उस आधार पर हमें कुछ जानकारियाँ बतानी है। तो यह वृत्त है, केंद्र O, MN व्यास और कुछ माप दिया गया है। कौन कौन सा माप दिया गया है? तो यह एक त्रिज्या OA है, कोण बना है यहाँ पर 100 डिग्री। दूसरी त्रिज्या OB, तो BON कोण बना है 35 अंश। तीसरी एक त्रिज्या है OC, तो COMN वह भी 35 अंश। और एक त्रिज्या है OD, तो MOD 100 अंश का है। ये माप दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है? पहला
क्या ए ओ बी और अच्छा इसमें जीवा भी दी गई छोटी, ए बी और सी डी, ये 2 जीवा भी है। तो हम क्या ध्यान देंगे, ये अर्धवृत्त, क्योंकि व्यास है ना तो इस तरफ आधा वृत्त है, और आधा वृत्त मतलब उसका माप 360 अंश होगा। तीनों चाप का टुकड़ा मिलाकर, सॉरी, आधा वृत्त का माप 180 अंश होता है ना। तो ये तीनों चाप मिलाकर आधा वृत्त बना रहे हैं, मतलब तीनों मिलाकर 180 अंश होगा। तो चाप एम ए एन जो कि अर्धवृत्त है उसका माप 180 अंश होगा, और ये अर्धवृत्त मिलाकर किसको किसको है, तो ए एम जो कि 100 अंश का है, बी एन चाप जो कि 35 अंश का है, और चाप ए बी जो कि हमें पता लगाना है। तो ए एम, ए बी और बी एन, ये तीनों चाप को मिलाकर अर्धवृत्त बन रहा है, माप होगा 180 अंश। जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार ए एम 100, ए बी नहीं पता, बी एन 35, तो ए बी 100 और 35 तीनों को जोड़ने पर 180 अंश होगा, अर्धवृत्त होगा। समीकरण हल करेंगे तो ए बी का मान कितना होगा, 180 में से 100 और 35 निकाल देंगे, तो 180 ऋण 100 और 35 मतलब 135 को घटाएंगे तो आ जाएगा 45 अंश। तो चाप ए बी 45 हो गया, 45। उसी प्रकार चाप सी डी भी 45 ही होगा, आप हल करेंगे स्वयं। और चाप ए बी और सी डी दोनों 45 है, तो निश्चित है उसके संगत केंद्रीय कोण का माप यानी ए ओ बी और सी ओ डी का माप भी 45 अंश होगा, जो कि पहला हमारा इसमें प्रश्न है। तो कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी दोनों बराबर हैं और 45 अंश के हैं। तो पहली जानकारी हमने हल कर ली, शेष दोनों आपको बताना है, सिद्ध करना है। क्या है, ए बी और सी डी सर्वांगसम हैं क्या चाप ए बी सी डी? बिल्कुल हैं, क्योंकि हमने देखा ए बी सी डी दोनों मिलाकर दोनों चाप का माप 45 अंश है। तो हाँ, सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि माप समान है तो चाप सर्वांगसम है। और तीसरा है, क्या जीवा ए बी और सी डी सर्वांगसम है? बिल्कुल है, क्योंकि उनके संगत चाप के माप समान हैं। तो संगत चाप सर्वांगसम है तो संगत जीवा ए बी और सी डी भी सर्वांगसम होंगे।